आप सभी का आशा संवाद के 9वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय गृह आधारित प्रसवोत्तर देखभाल पर, जिसे हम सभी HBPNC के नाम से जानते हैं। साथियों, प्रसव के पश्चात पहले 6 हफ्ते माँ और शिशु दोनों के लिए सबसे संवेदनशील होते हैं। इस दौरान सही देखभाल, परामर्श और स्वच्छता उनके जीवन की नींव तय करती है। इसीलिए आशाओं की भूमिका इस समय बेहद अहम होती है। इसीलिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमानी यादव, उप संचालक शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण, जो पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत हैं। मैडम, आपका आशा संवाद के एपिसोड में स्वागत है। आप सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा आज का जो विषय है वह गृह आधारित शिशु देखभाल से संबंधित है। इसमें आपको सबसे विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी शिशु के घर जाएं तो आप सबसे पहले बच्चे का आकलन और माता पिता से यह पूछें कि बच्चे में कोई उच्च जोखिम के लक्षण तो नहीं है, जैसे कि बच्चे का तापमान बढ़ना, बच्चे का तापमान सामान्य से कम होना, बच्चे की सांस चलना, बच्चे की छाती धंसना, बच्चे का अत्यधिक सुस्त होना। अगर माता पिता आपसे बोले कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है या बच्चा खाने से मना कर रहा है, तो ये भी उच्च जोखिम के लक्षणों में आता है। ऐसे बच्चे को आपको तुरंत निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र पे चिकित्सक परामर्श के लिए भेजना है। इसी के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप माता को यह भी समझाएं कि उनको बच्चे को स्तनपान कराना है, और अगर 6 माह से अधिक आयु वर्ग का बच्चा हो तो ऐसे बच्चे को स्तनपान के साथ ऊपरी आहार भी माँ को प्रदान करना है। इसके साथ अगर बच्चा समय से पूर्व जन्मा हो या कम वजन वाला हो तो घर के किसी भी सदस्य के द्वारा उसको कंगारू मदर केयर दिया जाना अति आवश्यक है। और आखिरी में बच्चे के साथ माँ के पोषण पे भी आपको माँ को समझाइश देना है। और हर बार जब भी बच्चे के घर पे आप भेंट के लिए जाएं तो बच्चे की ऊंचाई और बच्चे का वजन दोनों नापें और ये देखें कि बच्चे की मानसिक व शारीरिक विकास हो रहा है। आप केवल आशा बहन नहीं, आप आशा सुरक्षा हैं उस बच्चे के लिए भी और उसकी माँ के लिए भी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, हमारे आशा बहनों को उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए। अब हम बात करेंगे HBPNC की आवश्यकता और आशा की भूमिका पर। हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं उससे गृह आधारित प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्ते दीदी, मैं हूं अपूर्वा और आज हम बात करेंगे कि गृह भेंट या HBNC का दौरा करने से पहले हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी होती हैं। दीदी, सबसे पहला काम है शिशु का जन्म होते ही जानकारी आशा डायरी में नोट करना और विजिट प्लान के अनुसार विजिट करना। यदि शिशु का जन्म अस्पताल में हुआ है तो आशा 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन गृह भेंट का प्लान बनाकर रखें। यदि शिशु का जन्म घर पर हुआ है तो जन्म के पहले 3, 7, 14, 21, 28 और 42वें दिन तक का विजिट प्लान बनाकर रखें। फिर विजिट प्लान के अनुसार आशा को गृह भेंट करनी है। गृह भेंट से पहले हमें अपनी HBNC किट को अच्छे से जांच लेना चाहिए। किट में पूरी सामग्री हो। सामग्री सुनिश्चित करने के बाद हमें शिशु की मां से संपर्क कर लेना चाहिए और दौरे के दिन और समय तय कर लेना चाहिए ताकि वह घर पर उपलब्ध हो। दीदी, शिशु को छूने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना है और परिवार को भी हाथ धोने की जानकारी देना है। गृह भेंट के दौरान हमें मां से प्यार से बात करनी है और उनका हालचाल पूछना है। हमें उनसे शिशु की देखभाल के बारे में धीरे धीरे जानकारी लेना है। इसके बाद हमें बच्चे का तापमान, वजन, स्तनपान, खतरे के लक्षणों की स्थिति और त्वचा की जांच करनी है। साथ ही मां के स्वास्थ्य के बारे में पूछना है और स्तनपान, खानपान, सफाई के बारे में जानकारी देनी है। गृह भेंट के दौरान अगर आपको कोई दिक्कत लगे, जैसे बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, सांस तेज चल रही हो, उसे बुखार हो या मां को कोई दिक्कत हो, तो हमें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र रेफर करने की सलाह देनी है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, गृह भेंट के दौरान मिली जानकारी को अपनी आशा डायरी, HBNC फॉर्म और MCP कार्ड में जरूर लिखें। दीदी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवजात शिशु बहुत नाजुक होते हैं और छोटे छोटे संक्रमण भी उनके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवजात में संक्रमण के लक्षण क्या होते हैं और हम कैसे संक्रमण से नवजात का बचाव कर सकते हैं।
दीदी, नवजात में सबसे आम संक्रमण नाभि में हो सकता है। इसलिए अगर नाभि के आसपास हमें सूजन दिखे, लालिमा हो, गंदा तरल निकलता दिखे या बच्चा नाभि के पास हो रहे दर्द से रोए तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा हो, बहुत सुस्त है या लगातार सो रहा हो, बच्चे को बुखार हो या शरीर बहुत ठंडा हो, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, तो यह सेप्सिस यानी शरीर में गंभीर संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। दीदी, अगर इन लक्षणों में से कुछ भी दिखे तो बिना देर किए बच्चे को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाए। शिशु की नाभि को हमेशा साफ और सूखा रखने की सलाह माँ को दें और हमेशा बच्चे को छूने से पहले हाथ धोएं। याद रखिए दीदी, जैसे बड़े लोगों में संक्रमण फैल सकता है, वैसे ही नवजातों में संक्रमण तेजी से फैलता है। सही समय पर पहचान और इलाज से हम बच्चे की जान बचा सकते हैं। साफ सफाई रखें, सतर्क रहें और समय पर डॉक्टर से संपर्क करें। और आज हम बात करेंगे समय से पहले जन्मे शिशु यानी प्रीटर्म बेबी की पहचान और उसकी सही देखभाल के बारे में। समय से पहले जन्म लेने का मतलब है जब शिशु 87 सप्ताह के गर्भकाल से पहले पैदा होता है। ऐसे बच्चों को खास देखभाल की जरूरत होती है क्योंकि उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता। आइए जानते कि हमें प्रीटर्म बेबी की पहचान कैसे करनी है। ऐसे शिशु का वजन सामान्य से कम होता है, आमतौर पर 2.5 किलोग्राम से कम। उसकी त्वचा बहुत पतली और झुर्रियों वाली होती है। कई बार उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और उसका शरीर तापमान एक समान बनाए नहीं रख पाता। इतना ही नहीं, ऐसे शिशु को जल्दी संक्रमण भी हो सकता है, इसलिए सही पहचान और देखभाल बहुत जरूरी है। दीदी, अब सबसे जरूरी बात कि प्रीटर्म शिशु की देखभाल कैसे करनी है। इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है कंगारू मदर केयर, जिसे हम KMC भी कहते हैं। दूसरी सबसे जरूरी चीज है स्तनपान। साथ ही शिशु को समय पर सभी टीके दिलवाना बेहद जरूरी है ताकि उसका शरीर बीमारियों से लड़ सके। और याद रखें, साफ सफाई बहुत जरूरी है। हमें समय समय पर हाथ धोना चाहिए, कपड़े और बिस्तर साफ रखना और घर का वातावरण स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। अगर शिशु को बुखार, सांस लेने में परेशानी, दूध पीने में कमजोरी या बार बार रोना जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो दीदी, आज हमने जाना कि समय से पहले जन्मे शिशु की पहचान और उसकी देखभाल कैसे करें। थोड़ा सा धैर्य, समझदारी और बहुत सारा प्यार, यही उसे एक मजबूत और स्वस्थ जीवन की शुरुआत देने में मदद करता है। दीदी, हम सब जानते हैं कि SNCU यानी कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती हुए बच्चे अक्सर कमजोर या कम वजन वाले होते हैं, जिसके चलते उन्हें सामान्य बच्चों की तुलना में ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। अगर इन बच्चों के ऊपर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो इन्हें संक्रमण और कुपोषण जैसी अन्य गंभीर बीमारी हो सकती है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि SNCU से वापस आए हुए बच्चों के घर गृह भेंट करते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले SNCU से आने के पहले दिन ही बच्चे के घर पर विजिट करना है। इसके साथ ही बच्चे के वजन, टीकाकरण, स्तनपान, संक्रमण आदि पर निगरानी रखकर सलाह देना है। अगर बच्चे में खतरे का लक्षण दिखे तो उसे तुरंत रेफर करना है और जानकारी को MCP कार्ड और रिपोर्टिंग में अपडेट रखना है। दीदी, इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और बातें भी हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। जैसे बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध के अलावा कुछ भी न दें, हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाएं तथा रात में भी शिशु को जगाकर 2 से 3 बार स्तनपान जरूर कराएं। अगर बच्चा दूध न पिए, सुस्त हो, सांस तेज चले या बुखार हो तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाए या ANM दीदी को जानकारी दें। अगर बच्चे का वजन हर सप्ताह 100 से 200 ग्राम न बढ़े तो उसे अस्पताल में रेफर करें तथा बच्चे को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से जरूर धोएं। दीदी, अब बच्चे का सही से ध्यान रखने के बाद एक और मुख्य बात है जिसे हमें भूलना नहीं है, और वो है बच्चे की जानकारी को आशा डायरी, MCP और SNCU से मिले डिस्चार्ज कार्ड में भरना और जरूरत पड़ने पर ANM दीदी या PHC को जानकारी देना। दीदी, SNCU से आया बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन अगर आप और मैं मिलकर ध्यान रखें तो बच्चा जल्द स्वस्थ और मजबूत हो सकता है। संस्थागत प्रसव हुआ है तो सामान्य शिशु के लिए 3रे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन भ्रमण करना है। लेकिन यदि वह उच्च जोखिम शिशु मतलब समय पूर्व जन्मे, जन्म के समय 2.5 किलोग्राम के कम वजन वाले SNCU से डिस्चार्ज शिशु है, तब आपको 3 से 7वें दिन तक लगातार, फिर 9वें, 12वें, 15वें, 18वें, 21वें, 24वें,
28वें दिन इस दौरान यदि शिशु का वजन जन्म के वजन से 300 ग्राम नहीं बढ़ता है तो अस्पताल रेफर करना है। इसके पश्चात 35वें, 42वें, 49वें और 56वें दिन भ्रमण करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना, यदि प्रसव घर पर हुआ है तो 6 घंटे के भीतर भ्रमण करना है और ANM या CHO को खबर करना है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके गृह आधारित प्रसवोत्तर देखभाल के बारे में ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होगी। इस संबंध में जो भी जिज्ञासाएं होंगी उसे आप इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब वक्त है प्रेरक कहानी का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक आशा बहन ने अपने ज्ञान एवं कौशल से किस प्रकार गंभीर उच्च जोखिम की गर्भवती महिला की जिंदगी बचाई। गंभीर उच्च जोखिम गर्भवती की सुरक्षा प्रसव तक की यात्रा। ग्राम कादीपुरा की आशा श्रीमती मंजू पटेल को माहवारी रुकने की सूचना दी। आशा ने गृह भेंट कर महिला की निश्चय किट से जांच की, जिसमें गर्भ अवस्था की पुष्टि हुई। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस VHSND पर ANM श्रीमती प्रीति पटेल द्वारा पुनः पुष्टि के पश्चात पंजीयन कर DD टीका लगाया गया। फॉलिक एसिड की गोली प्रदान की गई। इसके बाद गर्भवती महिला की अन्य जांचें हुई, जिसमें गर्भवती सिकल सेल पॉजिटिव पाई गई। ANM द्वारा महिला को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA के अंतर्गत जिला चिकित्सालय धार में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जाने हेतु रेफर किया गया। आशा श्रीमती मंजू पटेल अपने साथ गर्भवती महिला को जिला चिकित्सालय ले गई और स्त्री रोग विशेषज्ञ से परीक्षण एवं अन्य आवश्यक जांचें करवाई गईं। जांच रिपोर्ट में महिला को थायराइड की समस्या भी पाई गई। इस प्रकार इस गर्भवती महिला को सिकल सेल एनीमिया एवं थायराइड की समस्या होने के कारण अतिरिक्त देखभाल तथा मानसिक सहायता की आवश्यकता थी। आशा ने परिजनों को उसकी स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए पोषण युक्त आहार लेने का परामर्श एवं भावनात्मक सहयोग प्रदान किया। समस्त माहों में जांचें कराने हेतु प्रेरित किया गया तथा सुरक्षित संस्थागत प्रसव का भरोसा दिलाया। आशा ने महिला की 5 जांचें जिला चिकित्सालय धार में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान शिविरों में करवाई। गंभीर उच्च जोखिम श्रेणी की गर्भवती होने के कारण आशा पर्यवेक्षक श्रीमती सीता पटेल, ANM श्रीमती प्रीति पटेल एवं CHO ने संयुक्त रूप से निगरानी एवं उपचार जारी रखा। गर्भ अवस्था के 9वें महीने में महिला अपने मायके ग्राम जीरापुर उप स्वास्थ्य केंद्र लुनहेरा चली गयी। ग्राम कादीपुरा की आशा ने ग्राम जीरापुर की आशा श्रीमती संगीता डावर को महिला की स्थिति से अवगत कराया। दिनांक 16 मई 2025 को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस की सहायता से महिला को जिला चिकित्सालय धार ले जाया गया, जहां महिला का सामान्य प्रसव हुआ तथा 2.4 किलोग्राम वजन के स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। इस प्रकार 2 गांव की आशा पर्यवेक्षक, ANM एवं CHO के संयुक्त प्रयासों से गंभीर उच्च जोखिम गर्भ अवस्था में होने के बावजूद प्रसूता एवं शिशु पूर्णतः स्वस्थ हैं। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तर सत्र की ओर, जहां आपके द्वारा पिछले एपिसोड में पूछे गए प्रश्नों का समाधान वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राकेश बोहरे, वरिष्ठ संयुक्त संचालक आशा कार्यक्रम से प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। और सभी आशा बहनों की तरफ से भी आपका नमस्कार है आपको। सभी आशाओं को भी नमस्कार। जी सर, हमारी एक आशा बहन है, मंदसौर जिले की है, मल्हारगढ़ तहसील की, और बरखेड़ा जयसिंह ग्राम की है वो। तो उसका एक सवाल है कि उसने कहा है कि प्रतिदिन वो आशा का डेंगू का सर्वे करती है, लेकिन वो जो मच्छर हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इस बारे में वो आपसे जानना चाह रही है। ये सवाल में शायद मुझे ये लगता है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम गांव में जो फॉगिंग है, धुआं का छिड़काव कर रहे हैं, धुआं से इसके मच्छरों को मार रहे हैं, फिर भी ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही। तो हमें पहले बीमारी की प्रकृति को समझना चाहिए। हम जो फॉगिंग करते हैं उससे तत्कालिक मच्छर मर जाते हैं जी। मगर जो हमारा डेंगू का
प्रकोप है वो फिर से क्यों हो रहा है। तो आज जिसने मच्छर काटा उससे डेंगू होने में कुछ समय लगते हैं। दूसरा, मच्छर जो आज साफ पानी में जिसके आज अंडे दिए हैं, उससे अंडे से बढ़ के मच्छर होने में उसके लार्वा बनते हैं, जो आपने देखा होगा साफ पानी में घर में हमारा जो बाल्टी रहती है कुछ में जो जी छोटे सर, छोटे ऐसे हाँ। जीवाणु जैसे दिखाई देते हैं जो कुछ तैरते हुए से, जी, वो मच्छर के लार्वा होते हैं और वो जी। मच्छर के लार्वा 5 से 7 दिन में लगभग परिपक्व होकर उनसे मच्छर बनता है। जी, तो आज जो हमने फॉगिंग किया उसके बाद अगर हम लगातार हर हफ्ते उसको फॉगिंग कर रहे हैं या लार्वा नष्ट करने का भी उपाय कर रहे हैं, तब बीमारी का फैलाव कम होता है। मगर जो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, किसी के शरीर में मच्छर काट चुका है, उसमें अभी उसके बीज, उसके जो विषाणु हैं वो चले गए हैं, उनसे मच्छर के तत्काल मारने का संबंध नहीं होता। इसलिए जब हम लगातार समुचित उपाय सभी स्तर पे करते हैं तब इसका प्रभाव आगे समझ। इसलिए आपने देखा होगा हम मलेरिया रोधी मास जो मनाते हैं वो बरसात के पहले मनाते हैं कि मच्छरों का फैलाव कैसे कम हो। जी, तो हमें ये उपाय करना होगा कि अगर हम अभी तत्कालिक रूप से पूरे गांव में योजना बना रहे हैं तो जितने पानी भरने के गड्ढे हैं उनमें इकट्ठा हम सबको ऐसा समुचित व्यवस्था कर दें कि पानी में बहुत देर तक पानी भरा ना रहे। अगर भर रहा है तो हफ्ते में एक बार हम जला आयल थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दें। तो गांव के पूरे सारे चीज़ों का एक साथ जब उपाय करेंगे आप, तब हम हमारा जो डेंगू है उसको फैलने को रोक पाएंगे। साथ में हमारे जो कूलर हैं उनका हफ्ते में 1 दिन पानी बदलना चाहिए। हम जब कूलर को बाद में साफ़ करके रखते हैं तो उनको ऐसे उल्टा के पानी निकाल दें कि उनमें रिमेनिंग पानी छोटा बच जाता है वो पानी ना रहे। घर में बाल्टी वगैरह है उसको उल्टा करके रखें। जो भी पानी को संचित करने वाले, जैसे टायर हैं, टायर के अंदर भी पानी भरता है, हाँ, तो या तो टायर में हम छेद कर दें जिसमें कि पानी उसमें ना रहे। जी, तो ऐसे सारे उपाय करेंगे तब फिर हम इनका मच्छरों का बढ़ना रोक पाएंगे। जी सर, जी, थैंक यू सर। सर, एक हमारी आशा है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, पर उनका जो पूछना है वो ये है कि हम सभी बच्चों को BCG से लेकर सारे टीके लगाते हैं, फिर भी खसरा हो जाता है बच्चों को, तो इसका क्या वजह है? इसके 3 इम्पोर्टेंट जो कारण अभी हमें समझ में आ रहे हैं। एक तो BCG से लेकर पूरे वैक्सीनेशन की, और जो भी वैक्सीनेशन में कमी रहती है उसकी बीमारी। अब उनने खसरा का अगर जो डोज लगाया है तो या तो वो सब ऑप्टिमल मतलब कम मात्रा में डोज लगाए, जी, पहली चीज़। जी, दूसरा, हमारी जो अगर या तो वो पोर्टल में पूरा चढ़ गया है, हमने तब पूरा प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं किया, कोई सत्र मिस हो गया है मतलब फॉल्स रिपोर्टिंग है, या तीसरा उसकी इम्यूनिटी कम हो। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि ये जो 2 चीज़ हैं कि अगर उसकी रिपोर्टिंग हो रही है और वैक्सीनेशन नहीं लग रहा तब ये बीमारी फैलने की संभावना रहती है। जी, दूसरा रहता है अगर उसको पूरा डोज नहीं दिया, जितना उसका निर्धारित डोज है उससे कम लगा, तब भी उसकी बीमारी फैलने की संभावना रहती है। ये बहुत कम स्थितियों में होता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो। जी सर, हो सकता है जैसे किसी बच्चे को पहले से इन्फेक्शन हो गया है, या वो ऐसी माँ से पैदा हुआ जिसको पहले से HIV इन्फेक्शन या कोई ऐसा इन्फेक्शन है, या जिसके कारण उसके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करने का जो प्रभाव है वही कम है। तो बाकी ऐसा नहीं होता कि अगर उसको प्रॉपर टीकाकरण हो, हम सबको टीकाकरण करते हैं और लगभग सभी लोगों में उससे लड़ने की क्षमता। सर, अगला प्रश्न है बैतूल जिले की एक आशा है, कविता मालवीय, ग्राम चिचिंदा की। उसने पूछा है कि क्या टाइफाइड के रोगी को अलग रखना जरूरी है? नहीं, टाइफाइड जो है हमारा कोरोना जैसा नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। टाइफाइड जो है उसके जो बैक्टीरिया हैं वो मल के द्वारा दूषण फैलाते हैं। वो मल पदार्थ अगर पानी में मिश्रित होता है, जैसे कि नदी नाले में या पोखर में, या फिर घर में उसकी सही सफाई नहीं हो रही है, तो अगर वो घर में अभी आधुनिक पद्धति के शौचालय उपयोग करते हैं, बढ़िया साबुन से हाथ धोते हैं, जैसे हमने हाथ धोना अपने पिछले एपिसोड में देखा हाँ, है, बताया था। जी तब सर। फिर वो परिवार के साथ रह सकता है। खांसने, छींकने, सांस लेने से बीमारी नहीं फैलती है। उसके टाइफाइड के रोगी की जो उपाय हमें उसके बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं वो हमें पूरा ट्रीटमेंट देना चाहिए। कई बार कम ट्रीटमेंट देने से भी ये इन्फेक्शन बना रहता है उसके शरीर में, लंबे समय तक बना रहता है। तो डॉक्टर जैसे 5-7 दिन का या 14 दिन का ट्रीटमेंट जो देता है, उसका पूरा ट्रीटमेंट अगर आप देंगे तो बीमारी वो नहीं फैलाता, और साथ में रहने से बीमारी नहीं फैलती है। जी, जी सर। सर, अशोकनगर से एक आशा पर्यवेक्षक हैं शिल्पा शर्मा।
उसका एक प्रश्न है कि कभी-कभी किसी गर्भवती महिला को आयरन की गोली देने से दस्त लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आयरन के जब शुरुआती डोज देते हैं पहले हफ्ते में ऐसा होता है कि या तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या उसको लूज मोशन होते हैं। जी। ये शुरुआती डोज में होता है, फिर शरीर एडजस्ट हो जाता है। शुरुआती डोज के साथ हम हमेशा ये भी देखते हैं उसकी लैट्रिन का रंग काला, बल पदार्थ काले रंग का होता है। कई बार अगर जीभ में संपर्क में आती तो सिरप या गोली से उसकी जीभ का रंग भी बदल जाता है, मगर ये कुछ समय के लिए रहता है। उसका मल तो काले रंग का आता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसको दस्त 1-2 बार अगर आ रहे हैं तो कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लगातार बहुत ज़्यादा दस्त आ रहे हैं तो 1 या 2 डोज़ ना दें, 1 दिन छोड़ के कुछ दिन डोज़ दे दें, फिर शरीर एडजस्ट हो जाता है, उसके बाद पूरे डोज़ उसको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बहुत अच्छी चीज़ इससे होने वाली है, वो है कि बच्चे के शरीर की ग्रोथ अच्छी रहेगी, माँ का ग्रोथ अच्छा रहेगा, उनमें रक्त संचार अच्छा रहेगा, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जी सर। हमारी सभी आशा बहनें सभी महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड की गोली देती हैं। कभी कभी कोई शिकायत इस तरह की आती होगी तो सर ने जैसा बताया है उसका निराकरण वैसे हो सकता है। सर, एक अगला सवाल है, हमारी विकासखंड पनागर जिला जबलपुर की आशा है वैशाली प्रजापति। उसने पूछा है, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में जोड़ों और पैरों में दर्द क्यों होता है? वैशाली और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि चौथे महीने में जोड़ का डायरेक्ट संबंध हमारे प्रेगनेंसी से नहीं होता। ये है कि हम जैसे ही प्रेगनेंसी बढ़ती है तो शरीर में खून की डिमांड बढ़ जाती है। पहले से उसको अगर खून की कमी है, साथ में बच्चे के लिए भी खून की ज़रूरत है, आयरन की ज़रूरत है, तो आयरन का अगर पर्याप्त डोज उसको नहीं मिल पाता तो उसके पूरे शरीर में कमज़ोरी आती है। एक तो इम्पॉर्टेंट कारण है कि आयरन की कमी होना। दूसरा, बच्चा जो बन रहा है उसकी हड्डियाँ बन रही हैं, उसका विकास हो रहा है, उसमें कैल्शियम की कमी होती है। तो आयरन और कैल्शियम, इन न्यूट्रिशियस चीज़ों की कमी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है उसको प्रोटीन की कमी। तो हम कहते हैं अच्छा पौष्टिक आहार, दाल युक्त चीज़ें खिलाएं, प्रोटीन जिनमें ज़्यादा हो। अगर वो नॉनवेज खाती है तो ऐसी चीज़ जिनमें अंडा या मछली वगैरह खाते हैं, जी तो या शाकाहारी चीज़ में भी पर्याप्त हमारी प्रोटीन दाल्स में होती है। हमारे पूरे क्षेत्र में दाल अच्छे दूध है, प्रकृति की दही आती है, है। तो दाल वाली चीज़ें में प्रोटीन खूब होता है, हमारी पनीर में प्रोटीन खूब होता है। अगर इन सब चीज़ों को वो ले रही है तो जोड़ों में दर्द नहीं होगा। इसके बाद भी कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द हो सकता है, अगर उसको कोई ऐसी बीमारी हो जिसको अपन गठिया या आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें जोड़ों में उसकी ऊपर प्रभाव रहता है, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हो सकता है उससे संबंधित कोई बीमारी हो तो संबंधित हम निकटस्थ चिकित्सक के पास भेज के उसका उपचार करा सकते हैं। मगर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि उसको आयरन सही है कि नहीं, कैल्शियम का डोज ले रही कि नहीं, प्रोटीन युक्त भोजन ले रही कि नहीं, भोजन पर्याप्त मात्रा में ले रही कि नहीं। अगर ये सब ले रही तो प्रथमता तो इसका इसी से उपाय हो जाएगा। फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके लिए अगर दर्द हो रहा है तो पहले ऑइंटमेंट को प्रेफर करेंगे, फिर बाद में हम डॉक्टर से सलाह लेंगे। अगर उसको दर्दनाशक कोई ऑइंटमेंट लगाने से थोड़ा तत्कालिक राहत मिल रही है तो वो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे। बाकी हम पोषण अगर उसको प्रॉपर देंगे तो ये समस्याएं नहीं होंगी। आप सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और आज हमारे साथ तो हमारे स्टेट से भी हमारे सलाहकार जो हमारे साथ में काम करते हैं, और आगे भी हम चाहेंगे कि आप अच्छे सवाल पूछते रहें, हम इनका जवाब देके बड़ा आपके साथ जो सहयोग कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास आशाएं हमारी बहुत अच्छे से देख रही हैं सर, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी पूछ रही हैं, तो उससे ही पता चलता है कि वो फील्ड में भी काम कर रही हैं। चलो, बहुत बहुत जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सभी आशा बहनों को, धन्यवाद। आप सभी आशा कार्यकर्ता इस मिशन की सच्ची धुरी हैं। आपके द्वारा समय पर की गई विजिट, सही परामर्श और सहयोग से हर माँ और शिशु सुरक्षित रह सकते हैं। आने वाले एपिसोड में हम फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे संवाद की प्रक्रिया से सरलता से जुड़े रह सकें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने कार्य से समाज में प्रेरणा फैलाते रहें। धन्यवाद।